ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अच्छा हो गया कि अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास तकरीबन आ गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर वंस अगेन। पिछले लेक्चर में क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी और क्योंकि इम्पोर्टेंट लेक्चर है तो आई वांट कि आपके पास स्टार्ट से रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, सो आई शेयर स्क्रीन नाउ। ओके, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले जो सेशन था उसमें लेट थे, तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि अभी तक जो हम बेसिकली काम कर रहे थे इस वीक में, हमने जो पुराने हमारे पास फ़िल्टर्स मौजूद थे उन्हीं फ़िल्टर्स को यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो एक्टिव जो हमारे पास फ़िल्टर्स थे, सॉरी, लो पास फ़िल्टर और हाई पास फ़िल्टर, उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए हमने बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन किए थे। तो उसके अलावा हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर आपने डिज़ाइन करना है तो सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर को आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, राइट? ये चीज़ें हमने देखी थी। तो जब हमने सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर कल देखा था लास्ट क्लास में, तो सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर में जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, वो ये प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही थी कि सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर में जब आप कैस्केडिंग करते हैं, तो कैस्केडिंग में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट कैन आल्सो फ्लक्चुएट। पैसिव कंपोनेंट्स जो आपके यूज़ हो रहे हैं उनकी वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्टली सब स्टेजेस की इक्वल नहीं होती। और सेकंड थिंग हमने ये देखी थी कि अगर परफेक्टली मैच्ड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंसेस भी हों तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो हमें 0.5 अचीव होता है। और क्वालिटी फैक्टर हमें क्या बताता है? एक तो बताता है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के अराउंड कितनी पीकिंग होगी, एक हमें ये क्वालिटी फैक्टर बताता है। और दूसरा क्वालिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करवा रहे होंगे सिस्टम को, तो उस वक्त आपके सिस्टम का मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ तक आ चुका होगा। ठीक है, वो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी जब हम इस फर्दर एनालिसिस कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको डिराइव करके भी बताऊंगा कि क्वालिटी फैक्टर किस तरह से ये डिटरमिन करता है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जो आपका सिस्टम है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो आज कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे दैट कॉन्फ़िगरेशन इज़ नोन एज़ बटरवर्थ फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन। और बटरवर्थ फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो हम एक माइनर सा इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तो आज की क्लास में हम बटरवर्थ फ़िल्टर को ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो बटरवर्थ फ़िल्टर्स की हेल्प से हम जो है वो हाई पास, लो पास फ़िल्टर दोनों डिज़ाइन करते हैं। और बटरवर्थ फ़िल्टर में जो कॉन्फ़िगरेशन हम बेसिकली यूज़ करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम है सैलन की कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके सामने ये सर्किट ड्रॉ हुआ है। इसी सर्किट में अगर आप इन रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस को थोड़ा-सा वेरी करेंगे तो एक जो सर्किट है ये हाई पास फ़िल्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम लो पास फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लो पास फ़िल्टर किस तरह से है? बेसिकली अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसमें जब आप सिग्नल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे होंगे, यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल अप्लाइड है, तो उससे क्या होगा? उससे आपके पास ये कैपेसिटर जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता शॉर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर की इम्पीडेंस एज़ फ्रीक्वेंसी गोज़ अप डिक्रीज़ होती है, ठीक है? तो इस वजह से ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा और जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा सिग्नल को और उसकी वजह से आपका सिग्नल यहाँ ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा। तो दिस मीन्स इस नोड पे जो आपकी इनपुट नोड है फॉर दिस एम्पलीफायर यानी नॉन इन्वर्टिंग नोड, यहाँ पर ज़ीरो वोल्टेज अपेयर होगी। जब ज़ीरो वोल्टेज अपेयर होगी तो आपकी आउटपुट भी ज़ीरो होगी। सो दिस मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हायर होगी आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता ये वोल्टेज जो है ये शॉर्ट से कनेक्ट हो जाएगा और आपका आउटपुट जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा ज़ीरो पर। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कॉन्फ़िगरेशन एज़ अ लो पास फिल्टर। अच्छा, अब हमारा एम ये है आज की क्लास में कि हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन यानी वी नॉट बाई वी इन की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमने पहले नोड x और नोड y यहाँ पर डिनोट कर दिए कि कौन सी नोड x है और कौन सी नोड y है। और उसके अलावा हमने ये देख लिया कि जो
लो पास फिल्टर होता है उसकी जनरल जो रिस्पॉन्स होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन आपने जो सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर होता है, तो ये सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर की एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ये किया कि जो एस के साथ ओमेगा नॉट वाली जो टर्म थी आपके पास अपेयर हो रही होती है, उसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, वही एक्सप्रेशन है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और नोट डाउन करने वाली है कि आपके पास ये जो के का फैक्टर है, ये के का फैक्टर जो है बेसिकली ये गेन ऑफ द सिस्टम होता है, और अगर आप पैसिव एलिमेंट से डिजाइनिंग करें तो ये के 1 होता है। ठीक है, और अगर एक्टिव से करें तो फिर के को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा रिव्यू जो पिछले सेशन में हमने किया था। अब मैं डिटेल में दोबारा से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, हम नोड एक्स के ऊपर सबसे पहले केसीएल अप्लाई करेंगे, और यहाँ अजम्पशन ये है कि आप ऑल द करंट्स को फ्लोइंग अवे फ्रॉम द नोड अपेयर जो है वो अज्यूम कर रहे हैं। ये लिटरेचर में मैंने तीन जगह देखा है, इसमें आप मोस्टली यही अजम्पशन करके सॉल्व किया गया, लेकिन अगर आप एक करंट को लीव करवा दें और दो को एंटर करवा दें और उससे भी सॉल्व करें तो उससे भी एक्सप्रेशन डेवलप हो जाती है, लेकिन जो मोस्टली ऑथर्स ने बुक्स में फॉलो किया, हम भी उसी जो है कन्फिग्रेशन को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जब मैंने नोड एक्स के ऊपर केसीएल अप्लाई किया, तो नोड एक्स पे जब मैंने केसीएल अप्लाई किया तो तीन करंट्स इन्वॉल्व हैं, एक जो R1 में से फ्लो कर रहा है, एक जो R2 में से फ्लो कर रहा है, और एक जो कैपेसिटर 1 में से फ्लो कर रहा है। इन तीनों कैपेसिटर्स की हमने एक्सप्रेशन लिखनी है और उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे कि हम अज्यूम करेंगे ऑल द करंट्स आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम दिस नोड, तो एंटरिंग करंट हमने जीरो अज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा, सो दिस मीन्स कि आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी करंट फ्लोइंग थ्रू R1 की, तो वो बन गया आपके पास Vx माइनस वी एन डिवाइडेड बाय R1, और उसके बाद R2 का जब आप लिखेंगे तो बन जाएगा Vx माइनस वी वाई डिवाइडेड बाय R2, और जब आप C1 का लिखेंगे वो बन जाएगा Vx माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय ZC1 यानी इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई, वी एक्स माइनस वी आई डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वी एक्स माइनस वी वाई डिवाइडेड बाई आर टू प्लस वी एक्स माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई जी सी वन, वेयर जी सी वन इज एक्चुअली 1/SC1। अच्छा, अब हमें इसमें ये पता है कि ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है, इसमें हमारा इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो इसमें हमारे पास कोई भी करंट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में एंटर नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाई इम्पिडेंस ऑफ आइडियल ऑप एम्प। तो इसकी वजह से हम ये ज्यूम करेंगे कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारे पास कोई भी करंट नहीं जा रहा। ठीक है, जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कोई करंट नहीं जा रहा तो ये आपके पास एक सॉर्ट ऑफ सीरीज सर्किट की फॉर्म ले लेगा, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट R2 में से वही फ्लो कर रहा है वही करंट C2 में से फ्लो कर रहा है। तो ये सीरीज सर्किट बन गया, इस सीरीज सर्किट के लिए इनपुट बन गया Vx, एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वोल्टेज एट Vy। सो दिस मींस अब मैं वोल्टेज डिवाइडर लगा लूंगा अक्रॉस कैपेसिटर 2, सो दिस मींस जो Vy आएगा वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ Vx आ जाएगा। ठीक है, जो नोड इक्वेशन हमने x की लिखी है उसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है, और अब हमने जो इक्वेशन 2 कैलकुलेट किया वो हमने बेसिकली कैपेसिटर 2 के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगा लिया, और जब हमने वोल्टेज डिवाइडर लगाया तो हमारे पास वी वाई इन टर्म्स ऑफ वी एक्स आ गया, क्योंकि आप कैपेसिटर 2 के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगा रहे हैं, एज इन के आपका जो कैपेसिटर 2 है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही वी वाई है, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट नहीं जा रहा, राइट। तो अब आपके पास वी वाई की इक्वेशन आ गई वी एक्स की टर्म्स में। ठीक है, now as we are considering ideal operational amplifier, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक और कॉन्सेप्ट आपके पास होता है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, तो जिसके अकॉर्डिंगली आप ये कहते हैं कि जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है वही वोल्टेज आपकी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी अपेयर होगी। सो दिस मीन्स अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज आ रही है और उसको आप वी वाई से लेबल कर रहे हैं, तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज आ रही होगी वो भी वी वाई ही होगी, और वो बेसिकली किसके क्रॉस होगी, वो बेसिकली R3 के क्रॉस होगी, क्योंकि इस नोड पे अगर आप वोल्टेज अपेयर कर अज्यूम करें वी वाई, तो ये नोड R3 का अपर एंड है और R3 का लोअर एंड ग्राउंड है, सो दिस मीन्स ये वी वाई जो है ये अक्रॉस R3 अपेयर हो रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया,
तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा कि अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वी वाई है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी वी वाई ही होगा। तो इसको भी आप लेबल कर सकते हैं एज वी वाई, ठीक है। और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि वी वाई को हम एक और तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वी वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, ठीक है। वी वाई को इन टर्म्स ऑफ वी नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ अगर वी वाई आपके पास अपेयर हो रहा है तो ये वी वाई आप कह रहे हैं कि दिस इज बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस दिस आर थ्री रेजिस्टेंस। तो अब अगर आप इस वी नॉट की नोट को देखें तो इस वी नॉट की नोट के रेफरेंस अगर आप देखें तो ये आर थ्री और आर फोर जो है ये सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है और वी वाई मैंने कैलकुलेट करना है और मैं ये कह रहा हूँ कि वी वाई इज बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस दिस आर थ्री रेजिस्टेंस, तो मैं वी नॉट की टर्म्स में अगर वोल्टेज डिवाइडर अक्रॉस आर थ्री लगा दूँ तो तब भी मुझे वही वोल्टेज मिल जाएगी जो कि वी वाई है। तो यानी मेरे पास अब एक वी वाई की ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी आ गई और मैंने क्या किया, वी वाई को इन टर्म्स ऑफ वी नॉट भी डेवलप कर लिया। यानी मैंने वी वाई को अगेन लिख लिया एज वी नॉट इंटू आर थ्री डिवाइड बाई आर थ्री प्लस आर फोर। तो ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर विद रेफरेंस टू वी नॉट अप्लाई कर लिया। तो मेरे पास वी वाई की दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बन गई कि वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन गई इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। तो अब हम तीन इक्वेशंस डेवलप कर चुके हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास थी जो हमने नोड एक्स पे करंट्स की निकाली। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी जो हमने वी वाई इन टर्म्स ऑफ वी एक्स कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर अक्रॉस कैपेसिटर टू। और तीसरी इक्वेशन जो हमने डेवलप की वो हमने डेवलप की कि हमने वी वाई कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू वी नॉट और हमने आर थ्री के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाया विद रिस्पेक्ट टू वी नॉट, वहां से भी हमारे पास वी वाई आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस आते हैं ये जो वी वाई हमारे पास कैलकुलेट किया इसको हम यूज करने जा रहे हैं इन वी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू की तरफ वापस आते हैं। इक्वेशन टू जो हमने लिखी है, इक्वेशन टू हमने लिखी है टू कैलकुलेट वी वाई। इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके वी एक्स की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो अगर मैं वी एक्स इस इक्वेशन से निकालूं तो आएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इंटू जेड सी टू प्लस आर टू डिवाइड बाई जेड सी टू, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी एक्स डेवलप कर ली। यहाँ जो आपके पास स्टेप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूज फॉर वी एक्स इन इक्वेशन नंबर टू। यानी जो आपके पास इक्वेशन टू से मैंने वी एक्स कैलकुलेट किया, वो वी एक्स की इक्वेशन क्या आ रही है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो इक्वेशन नंबर टू है इसमें से अगर मैं वी एक्स की इक्वेशन लिखूं तो वी एक्स की इक्वेशन आएगी जेड सी टू प्लस आर टू डिवाइड बाई जेड सी टू इंटू वी वाई। यानी इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो वी एक्स की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। और फिर जो आपके पास वी एक्स की इक्वेशन आ गई, उस वी एक्स की इक्वेशन में वी वाई जो आ रहा है उसकी जगह आप ये इक्वेशन नंबर थ्री प्लग इन करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ स्टेप लिखा हुआ है, रीअरेंज इक्वेशन नंबर टू टू गेट द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड प्लग इन इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर थ्री आपने कैलकुलेट की हुई है वी वाई की, इसको वी एक्स की इक्वेशन में प्लग इन कर दें तो ये आपके पास वी एक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है। आपने इक्वेशन नंबर टू को रीअरेंज करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर टू को रीअरेंज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी एक्स। तो वी एक्स की जो इक्वेशन आ जाएगी वो इन इम्पिडेंस के ऊपर डिपेंडेंट होगी और वी वाई के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने वी एक्स की इक्वेशन निकाल ली और फिर आपने ये किया कि वी एक्स की इक्वेशन निकालने के बाद जो इक्वेशन नंबर थ्री आपने निकाली है फॉर वी वाई, ये इक्वेशन नंबर थ्री, ये इक्वेशन नंबर थ्री में जो वी वाई की वैल्यू है उसको आपने वी एक्स की जो इक्वेशन निकाली है उसमें प्लग इन कर दी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन नंबर टू से वी एक्स को निकाला और फिर इक्वेशन नंबर थ्री में जो वी वाई की वैल्यू थी उसे वी एक्स की इक्वेशन में प्लग इन कर दिया। तो ये वी एक्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ये जो वी एक्स की इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है ये भी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट है और वी वाई की जो इक्वेशन लिखी हुई है ये भी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट है। यानी हमारे पास वी एक्स और वी वाई दोनों इन टर्म्स ऑफ वी नॉट आ गए हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर वन पर वापस आए
तो इक्वेशन नंबर 1 में वी एक्स, वी वाई और वी आई इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? वी एक्स, वी वाई, वी आई और वी नॉट, 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। और आपने देखा कि हमने वी एक्स की भी इक्वेशन जो निकाली है वो भी वी नॉट की टर्म्स में आ गई है, और वी वाई की जो हमने इक्वेशन निकाली है वो भी वी नॉट की टर्म्स में आ गई है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस जो वी एक्स और वी वाई की आई हैं, इनको वापस इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन करेंगे, और इससे हमारी सारी की सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी नॉट और वी आई आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी यहाँ पर वी आई और वी नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वी एक्स और वी वाई को आप प्लग इन करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। सो दिस मीन्स वी एक्स और वी वाई एलिमिनेट हो जाएंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट आ जाएंगे, और वी आई ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करे, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके वी नॉट बाय वी आई जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों इक्वेशंस को प्लग इन करेंगे तो उससे आपके पास क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। अच्छा, ये जो वी एक्स की हमने इक्वेशन निकाली थी, इस इक्वेशन में जस्ट मैंने क्या किया, आगे जाकर जेड सी टू को मैंने लिख लिया एज 1/, SC2, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होने के बाद ये फैक्टर 1+SR2C2 में कन्वर्ट हो गया। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ आपके सामने निकाला हुआ है। तो ये जो Vx की इक्वेशन में ये वाला फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा था ZC2 + R2 डिवाइड बाई ZC2, इसको मैंने LCM के थ्रू सॉल्व किया। ये देखें, ZC2 + R2 डिवाइड बाई ZC2, इसकी जगह 1/SC2 निकाल डाला, और न्यूमरेटर का एलसीएम कंप्यूट किया। न्यूमरेटर का जब एलसीएम कंप्यूट किया तो ये SC2 और SC2 कैंसिल हो गए, और ये पूरा फैक्टर रिड्यूस हो गया 1+SC2 इंटू R2 में, और इसको मैंने Vx की इक्वेशन में प्लग इन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास Vx की इक्वेशन जो है वो सॉल्व होके और रिड्यूस हो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि Vx और Vy को हम जो उनकी इक्वेशन हमने इन टर्म्स ऑफ वी नॉट निकाली हैं, उन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर देंगे। ठीक है, so now let's plug in these into equation number 1. हमने Vx और Vy को इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहली टर्म जो है इसको तोड़ के लिख लें, Vx/R1 माइनस Vi/R1। ठीक है, इस तरह इसको तोड़ के लिख लें Vx/R2 माइनस Vy/R2, और इसको तोड़ के लिख लें Vx बाई ZC1 माइनस V0/ZC1। तो अब आप इजीली Vx को यहाँ भी प्लग इन कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी। यहाँ Vx और Vy को इंडिपेंडेंटली टर्म प्लग इन कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। यानी जो तीनों टर्म्स हैं उनको आपने ब्रेक करके लिख लेना है। ठीक है, और फिर आपने Vx और Vy को प्लग इन करना है। तो ये अब मैं यही प्रोसेसिंग यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने 1/R1 इसको अलग लिखा, और ये मैंने Vx प्लग इन कर दिया। ठीक है, यानी ये जो पहली टर्म है उसका पहला एलिमेंट आ गया, विच इज बेसिकली Vx डिवाइडेड बाय R1। तो ये Vx की वैल्यू प्लग इन कर दी, माइनस उस पहली टर्म का दूसरा एलिमेंट था Vi/R1, वो इसी तरह से आपके पास रहेगा। ठीक है, इसी तरह अब ये आपकी पूरी पहली टर्म कंप्लीट होगी। अब दूसरी टर्म थी आपके पास, दूसरी टर्म को देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी टर्म क्या थी हमारे पास, दूसरी टर्म थी Vx/R2 माइनस Vy/R2। ठीक है, तो अब इस दूसरी टर्म में Vx और Vy को प्लग इन कर लेते हैं। ये आ गई 1/R2 अलग लिख लिया मैंने Vx, ठीक है, माइनस 1/R2 Vy, ये दोनों प्लग इन हो गए, और प्लस थर्ड टर्म थी मेरे पास। थर्ड टर्म देख लेते हैं क्या है। थर्ड टर्म है हमारे पास थर्ड टर्म इज Vx माइनस V0 डिवाइडेड बाय ZC1। तो इसको हम लिख लेंगे Vx/ZC1 माइनस V0/ZC1, और उस पर फिर Vx को प्लग इन कर लेंगे। ठीक है, तो अब थर्ड टर्म में देखते हैं हमने किस तरह से प्लग इन किया इक्वेशन। ये आ गई थर्ड टर्म। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू जो प्लग इन की है
ये आ गया वी एक्स बाई जी सी वन, और जी सी वन को मैंने क्या प्लग इन किया एज 1/SCC1, तो SCC1 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये जो दूसरा इसमें एलिमेंट था ये था वी नॉट बाई जी सी वन, अगेन जी सी वन को प्लग इन किया एज 1/SCC1, तो उसका भी SCC1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म में, क्योंकि थर्ड टर्म हमारे पास सिर्फ ऐसी टर्म थी जिसमें डिनोमिनेटर में ZC1 आ रहा था, तो डिनोमिनेटर में ZC1 की जगह जब आप 1/SC1 प्लग इन करेंगे तो SC1 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये दोनों टर्म्स के साथ वही हुआ है कि ऊपर आ गया। ये मैंने साथ लेबल भी कर दिया कि बेसिकली ये जो SCC1 है दिस इज बेसिकली 1/ZC1, और यहाँ पर भी ये 1/ZC1 है। तो अब हमने Vx और Vy को जो है वो प्लग इन कर दिया है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वी नॉट की टर्म्स हैं, ये एक वी नॉट की टर्म है, और उसके बाद हमारे पास ये एक वी नॉट की टर्म है, ये एक वी नॉट की टर्म है, ये एक वी नॉट की टर्म है, और ये भी वी नॉट की टर्म है। तो जितनी भी हमारे पास वी नॉट की टर्म्स हैं, यानी सारी ही वी नॉट की टर्म्स हैं, सिर्फ वी आई की टर्म तो ये एक सिंगल वी आई की टर्म है। अच्छा, जितनी भी वी नॉट की टर्म्स हैं उन सब के साथ एक फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 है, ये फैक्टर कॉमन कर लेंगे। तो ये फैक्टर जब हम कॉमन करेंगे तो जो जिन जिन टर्म्स के साथ ये एग्जिस्ट कर रहा है उनमें से तो ये कॉमन हो जाएगा, और इस लास्ट टर्म के साथ ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसके साथ इस फैक्टर का ऑपोजिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब आपने ये फैक्टर कॉमन लेना है तो आप इस सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉमन हो जाएगा और डिवीजन वाला उल्टा होके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वी नॉट इंटू R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 कॉमन ले लिया। अब सब टर्म्स में से ये कॉमन चला गया, कॉमन जाने के बाद जो लास्ट वाली टर्म थी जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, ये जो लास्ट वाली टर्म थी इसके साथ ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसके साथ ऑपोजिट फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि ये मिसिंग था, तो इसलिए जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन वाला कॉमन लेंगे तो डिवीजन वाला जो है वो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और जो वी आई वाली टर्म थी उसको हम दूसरी साइड लेते, तो अब एक साइड पे आपके पास वी नॉट वाली टर्म्स आ गई हैं और दूसरी साइड पे आपके पास वी आई वाली टर्म्स आ गई। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्दर जो है वो डीकपल होगी। अब हमने क्या किया, अब हमने वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई की फॉर्म में इसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो वी नॉट तो आपके पास ऑलरेडी एक साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, और वी आई ये आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, वी आई को आप वी नॉट वाली साइड पे डिवाइड करवाएंगे, और वी नॉट के साथ जितना फैक्टर है उसको वी आई वाली साइड पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तब ये वी नॉट बाई वी आई बनेगा। कैसे, ये आपका वी आई जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे है, ये जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट बाई वी आई इंटू दिस ऑल फैक्टर इज इक्वल टू 1/R1। ठीक है, और फिर जितना ये फैक्टर है इसको आप इस साइड ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब अब आपका वी नॉट बाई वी आई लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे सारा रेजिस्टिव कंपोनेंट या इम्पिडेंस का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यही काम किया, वी नॉट बाई वी आई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1/R1, ये जो वी आई के साथ था ये आ गया, और ये जो पूरा फैक्टर है ये आपका जो वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये इस साइड पे डिवाइड हुआ है, और जो हमने ये कॉमन लिया हुआ था फैक्टर R3/R3 प्लस R4, इसको हम न्यूमरेटर में ले गए उल्टा करके R3 प्लस R4 डिवाइड बाई R3 हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो क्या किया है हमने, जो वी नॉट के साथ सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा था उसको दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दिया, और ये जो कॉमन लिया हुआ था फैक्टर इसको हम न्यूमरेटर में ले गए हैं, इसको हमने इन्वर्ट किया और हम इसको न्यूमरेटर में ले गए, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई वी नॉट बाई वी आई इज इक्वल टू 1/R1 इंटू ऑल दिस फैक्टर जो वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने दूसरी साइड पे ले गया। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो 1+R4 डिवाइड बाई R3 का फैक्टर होता है इसको हम अब लिख लेंगे एज कैपिटल के। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि 1/R2 और 1/R2 के फैक्टर जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, जब आपने ये कॉमन ले लिया था ना R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4, तो ये आपके पास ये +1/R2 एग्जिस्ट कर रहा था और ये -1/R2 एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये जो R3 प्लस R4 डिवाइड बाई R3 का फैक्टर है ये एक न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ ये डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है,
इन दोनों को हमने कह दिया एज कैपिटल के, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 1 प्लस आर फोर बाई आर थ्री ही बन जाता है। इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो ये 1 प्लस आर फोर बाई आर थ्री ही बन जाता है। तो इसको हमने कैपिटल के कह दिया, और कैपिटल के आपके पास बेसिकली है क्या, कैपिटल के अगर आप देखें और या 1 प्लस आर थ्री डिवाइड आर फोर बाई आर थ्री को देखें तो ये बेसिकली आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का गेन है, ठीक है। ये देखें फीडबैक में आर फोर लगा हुआ है और इनपुट पे आर थ्री लगा हुआ है, तो इसका गेन होगा 1 प्लस आर फोर बाई आर थ्री। तो उसको हमने सिर्फ कैपिटल के यहाँ पर लिख लिया। तो जहां जहां 1 प्लस आर फोर बाई आर थ्री का फैक्टर आ रहा था उसको हमने कैपिटल के लिख दिया। तो यहाँ देखें अब ये हमने ये न्यूमरेटर में एक आ रहा था, ये देखिए ये न्यूमरेटर में आ रहा था, इसको कैपिटल के लिख लिया यहाँ पर, और जो डिनोमिनेटर वाला ये फैक्टर है यहाँ पे आ रहा था इसको भी हमने के लिख लिया, ठीक है। तो ये अब मेरे पास इक्वेशन और रिड्यूस हो गई। अब मैं क्या करूँगा, एक तो मैंने ये के लिख लिया और उसके अलावा दूसरा स्टेप मैंने ये किया कि ये जो 1/r1 वाला फैक्टर ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको इस डिनोमिनेटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको जब मैंने इस डिनोमिनेटर पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका मतलब है इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन तमाम टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये r1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो है ये R2 कैंसिल हो चुके होंगे और R1 यहाँ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो ये फैक्टर बन जाएगा S R1 इंटू C2। तो ये फैक्टर S R1 इंटू C2 आ जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है इसके साथ भी R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये SC1 R1 हो जाएगा। ये वाला S स्क्वायर C1 C2 इंटू R1 इंटू R2 हो जाएगा तो ये S स्क्वायर R1 R2 C1 C2 बन गया। और इस फैक्टर के साथ भी R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको तो हमने K कह दिया। तो अब हमने जब ये जो R1 यहाँ लिखा हुआ था ये 1/R1 इसको इन तमाम टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जब, तो ये आपकी इक्वेशन फर्दर सॉल्व होगी। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने S की टर्म्स जितनी भी हैं उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेना है या कलेक्ट कर लेना है। तो जब मैं इनको कलेक्ट करूंगा तो जो एस स्क्वायर की टर्म आ रही है, एस स्क्वायर की टर्म कौन सी है, ये एस स्क्वायर की टर्म है, एस स्क्वायर इंटू R1 R2 C1 C2। इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज करके लिख लिया एज एस डिवाइडेड बाय 1 ओवर अंडर रूट R1 R2 C1 C2 होल स्क्वायर, ठीक है। यानी मैं ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था फैक्टर इसको डिनोमिनेटर में लेके गया, और जब मैंने होल स्क्वायर बनाना था तो फिर मुझे डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेना पड़ा। तो ये मेरे पास एस स्क्वायर की टर्म जो है वो कलेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब्दुल्ला मैं क्वेश्चन आंसर एंड पे देखूंगा। अच्छा उसके बाद जो एस की टर्म्स हैं उनको भी हमने कंबाइन कर लिया, ये सारी एस की टर्म्स हैं, और एक यूनिटी की टर्म है उसको हमने अलग कर लिया। अब हमारे पास ये काफ़ी हद तक जो है ये ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर से मिलता जुलता बन गया है, ठीक है। दो टर्म्स तो बिल्कुल हमारे पास अचीव हो गई हैं। एक तो के हमने डिटरमिन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर में 1 भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में एस ओवर ओमेगा नॉट की फॉर्म भी बन गई है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर एस के एस स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ये फैक्टर लिखा हुआ है, ये बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की ही फॉर्म बन रही है, ठीक है, 1 ओवर आर सी, ठीक है। तो ये एस ओवर ओमेगा नॉट होल स्क्वायर वाली टर्म हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब सिर्फ ये जो सेकंड टर्म है जो कि हमारे पास जनरली ये होती है इसको सिर्फ फिगर आउट करना जरूरी है, बाकी पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अब इस सेकंड टर्म को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है इसको हमने थोड़ा सा और रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज ऐसे किया कि ये जो तमाम टर्म्स है एक इनमें एक तो आप जो है वो एस कॉमन ले सकते हैं, और उसके अलावा ये दोनों टर्म्स देखें तो इनमें आपके पास C2 कॉमन है, ठीक है, R2 C2 प्लस R1 C2। तो C2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 इंटू C2, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपके पास जो है इसको सॉल्व करें अगर, तो ये मैंने क्या किया, S कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 इंटू C2, और जो अगली दो टर्म्स हैं उनमें क्या कॉमन है, अगली दो टर्म्स में आपके पास कॉमन है R1 C1। तो अगली दो टर्म्स में से R1 C1 कॉमन ले लें, R1 C1 आपने कॉमन ले लिया तो ये रह गया 1 माइनस के, ठीक है। तो ये और थोड़ा सा सॉल्व होके आसान हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब हम इसको इक्वेट करेंगे जो हमारे पास जनरल ट्रांसफर फंक्शन है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है इसमें जो एस का ऑगमेंट है उसको हम इक्वेट करेंगे जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है उसके
साथ जो s का आर्गुमेंट है उसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे वाले फंक्शन में s का आर्गुमेंट है, इसको अब हम पिक करेंगे और इसको हम अब कंपेयर करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो s का आर्गुमेंट है होता है उसके साथ, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास q की क्या रिलेशनशिप आती है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फैक्टर है दिस इज 1/q ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, ये जो हमारा स्टैंडर्ड का एस का फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने वो लिख लिया, और राइट हैंड साइड पे जो हमारा सेलन की से एस का फैक्टर आ रहा है उसको लिख लिया। और फिर हमें ये पता है कि हमारे केस में जो हमने सेलन की को सॉल्व किया ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/√R1 R2 C1 C2। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी इसको हमने यहाँ प्लग इन कर दिया। इसको प्लग इन जब हमने कर दिया तो अब मैं इससे Q को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ओमेगा नॉट को यहाँ प्लग इन करने के बाद आप दूसरी साइड पर ले जाएं, तो यहाँ से आपके पास Q की इक्वेशन बन गई ये, Q इज इक्वल टू √R1 R2 C1 C2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू C2 प्लस 1 माइनस K इंटू R1 C1, जिसमें K हमें पता है 1 प्लस R4 डिवाइड बाय R3 के इक्वलेंट है। तो अब हमने ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये हमने डिराइव कर लिया, और इस ट्रांसफर फंक्शन में हमने Q को भी डिटरमिन कर लिया, K को भी डिटरमिन कर लिया कि Q और K हमारे पास क्या होंगे, और ओमेगा नॉट को भी हमने डिटरमिन कर लिया। ठीक है, ओमेगा नॉट हमारे पास ये आ गई, Q हमारे पास ये आ गया और K ये आ गया। तो ये तीनों इसके डिजाइन पैरामीटर्स हमारे पास आ गए, यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, क्वालिटी फैक्टर को आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, और K को आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। सो ये सैलन की जो लो पास फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन है इसका हमने ट्रांसफर फंक्शन बिल्ड अप कर लिया। सो नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अटेंडेंस आप लोगों की बहुत कम हो रही है, और अटेंडेंस जो जूम के लेक्चर्स की है वो मैं मेरे पास अब अक्यूमुलेट होगी और वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इंशाल्लाह बाय दिस वीकेंड। तो आप लोग देख लें, जो लोग क्लासेस में नहीं आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सिस्टम में एंटर होने जा रही है बाय दिस वीकेंड। ठीक है, इस वीकेंड तक जितनी जूम सेशंस की अटेंडेंस है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कोऑर्डिनेटर को, और वो एज इट इज चैट में जो आप अटेंडेंस भेजते हैं वो फॉरवर्ड हो जाएगी। नाउ प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है इस डेरिवेशन से रिलेटेड। इस डेरिवेशन को फर्दर हम जो अंडरस्टैंड करेंगे क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का मेरा सिर्फ ये एम था कि डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर मुझे अगली क्लास में जो है वो डेरिवेशन अवेलेबल हो ट्रांसफर फंक्शन, और उससे आगे फिर मैं सिंपली जो है वो आपको इसका फर्दर एनालिसिस करवाऊँ, और फिर हम हाई पास फिल्टर का मुकम्मल एनालिसिस नहीं करेंगे, हाई पास फिल्टर में जस्ट फिर उसका सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन देख लेंगे। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डेरिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह सारी समझ आ गई है। ये एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा कि ये बटरवर्थ फिल्टर बाकियों से क्यों यानी बेहतर है, या फिर हम इसे क्यों प्रेफर करते हैं, या फिर बटरवर्थ फिल्टर को हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि बटरवर्थ फिल्टर में एक इसका एडवांटेज ये है कि इसमें पास बैंड इसका, यानी जिन फ्रिक्वेंसीज को ये पास करता है वो वाला बैंड वो भी फ्लैट है, उसमें कोई पीकिंग नहीं है, और जो इसका स्टॉप बैंड है उसमें भी कोई पीकिंग नहीं है। और इसके अलावा इसमें एक और जो आइडियल चीज़ हमें मिलती है वो ये मिलती है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0.707 ऑफ योर मैक्सिमम होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है सर। ये आखिरी बात क्या कही, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर बटरवर्थ फिल्टर में आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपने मैक्सिमम से 70% पे आ चुका होता है, यानी 3 dB रिड्यूस हो चुका होता है, जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपका जो गेन है उसको अपने मैक्सिमम से 3 dB रिड्यूस हो जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्केल में बात करें तो अपने मैक्सिमम के 70% पे आ जाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जी आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने फिल्टर्स पढ़ाना शुरू किए थे ना, लेक्चर 6 से बस तकरीबन स्टार्ट हो गए थे फिल्टर्स। सर ये फिल्टर्स हैं सर, आपने हमें किस बुक से पढ़ाए? बेटा फिल्टर्स बेसिकली आपकी अपनी बुक में भी है चैप्टर नंबर 12, लेकिन उधर से अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये मैंने अच्छा एज एज सच किसी एक बुक को फॉलो नहीं किया, मैंने इसमें 2-3 बुक्स और डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके। ठीक है सर, बस ये पूछना था। हाँ। सर कोर्स में आप कितना लेके? बेटा ये फिल्टर्स का बस मंडे वाला जो लेक्चर होगा, बेसिकली आपके 6 लेक्चर्स रहते हैं ना, 39 आवर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। तो सर 45 आवर्स 42 42 सर नहीं 42 का नहीं होता सेमेस्टर सर? नहीं 45 का होता है, 15 वीक्स होता है। तो अच्छा सर। इसमें हमारा जो फिल्टर्स का टॉपिक है वो मंडे को इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, आज सिर्फ थोड़ा सा रिलेटेड एनालिसिस करना है, उसके बाद फिर हम ऑसिलेटर्स शुरू करेंगे। तो वो जितनी रिमेनिंग क्लासेस में ऑसिलेटर्स हो गए वो फिर उतना इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर क्लासेस ठीक है एक्सटेंड हो जाती हैं तो फिर मैं ऑसिलेटर को थोड़ा सा फिर ड्रैग कर लूंगा। सर, ड्रैग मतलब सर? मतलब फिर उसको थोड़ा ज्यादा कंटेंट कवर कर लेंगे ना फिर। अभी तो सिर्फ सर इतना है कि मेरे जितना पास 5 घंटे हैं, तो जितना 5 घंटे में कवर हो जाएगा उतना मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। वेलकम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैम। जी जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने वालेकुम। आपको ये कहना था कि जो पिछला लिंक था ना उसके अंदर मैं ऐड नहीं था। ये जो ठीक है। आपने दोबारा लिंक भेजा था ना जी 250 पे, इसमें मैं ऐड हुआ, मैंने इसके अंदर अटेंडेंस लगाई है, ठीक है, तो इसके अंदर अटेंडेंस भी अटेंडेंस चेक इसी कर की लीजिएगा काउंट सर। होगी क्योंकि उसकी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई ना, तो अटेंडेंस इसी से ठीक होगी। है सर, अटेंडेंस। ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके, आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन और टाइम भी हमारा बिल्कुल एंड पे आ रहा है। सो आई स्टॉप द लेक्चर टुडे। इंशाल्लाह मंडे, मंडे की क्लास अगर मंडे को ही होती है तो आई विल इन्फॉर्म यू, या कोई अगर चेंज हुआ अगर मुझे मंडे को ना लेनी है तो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। तो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।